नमस्कार, देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापा पड़ा है और आईपीएसी जो है वो ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करती है ये एजेंसी। ऐसे रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के ऑफिस पर पहुंच गई और वो आईपीएसी के दफ्तर से फाइल लेकर के निकल गई और सीएम ममता बनर्जी ने वहां पर आरोप भी लगाया कि गृह मंत्री के इशारे मेरी पार्टी के कागज इकट्ठा हो रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले ईडी और सीबीआई की सक्रियता कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ कानून के दायरे में हो रही है या फिर सियासी रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापा पड़ता है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां दफ्तर पहुंच जाती हैं, फाइल लेकर के बाहर निकलती हैं और सीधा आरोप लगाती हैं गृह मंत्री अमित शाह पर कि गृह मंत्री के इशारे पर पार्टी के कागज उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनाव से पहले ऐसी कार्रवाइयों को रोकने का अब कोई रास्ता नहीं है? क्या चुनाव आयोग को ऐसी कार्रवाइयों की टाइमिंग पर निगरानी नहीं रखनी चाहिए? और क्या जिस प्रकार के आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं, क्या वो सच है? वाकई में उनकी पार्टी की लिस्ट को चेक करने के लिए या फिर उनकी पार्टी की गतिविधियों को चेक करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर किलस्वामी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर आज हुआ ये कि पश्चिम बंगाल में आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड हुई और उसके बाद तुरंत बाद जो है ममता बनर्जी खुद वहां पर दफ्तर में पहुंच जाती हैं और फाइलें निकलने लगती हैं। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं और ममता बनर्जी का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर उनकी पार्टी के कागज इकट्ठा किए जा रहे हैं, उनकी पार्टी से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की जा रही है और उनके उम्मीदवारों की सूची को जब्त करने की कोशिश की जा रही है। और ये आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, कैसे वहां पर पहुंची हैं, उनका छोटा सा वीडियो है वो दिखाते हैं। Party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik. Because he is the in charge of my party. So my hard disk. See. Phone. Hard disk. All they are collecting and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. तो सर ममता बनर्जी आती हैं और फाइलें उठा करके ले जाती हैं और आरोप लगाती हैं कि टीएमसी के आईटी सेल पर भी छापेमारी की है ईडी ने और ममता ने इस कार्रवाई पर कहा कि ईडी मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठा करके ले जा रही है। अगर मैं भाजपा की पार्टी कार्यालय पर छापा डालूं तो क्या होगा? वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं, चुनाव के नाम पर वो मेरी पार्टी से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई को लेकर के और जिस तरीके से ममता बनर्जी वहां से फाइलें लेकर के चली गई, इस पूरे वाकये को लेकर के आप क्या कहेंगे सर? जय संविधान। देखिए निधि, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और अमित शाह साहब देश के अंदर अराजकता की स्थिति क्यों पैदा करना चाह रहे हैं। देखिए हर प्रदेश के अंदर जहां विधानसभा के चुनाव हुए, आपने देखा बिहार के अंदर चुनाव हुआ, उसके पहले वो रेल के अंदर जो लैंड फॉर जॉब स्कैम का करके उन्होंने दिल्ली बुला लेना, लालू यादव को बुला लेना, तेजस्वी यादव को बुला लेना, वो सब कार्रवाई की गई। जब राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ तो अशोक गहलोत के खिलाफ शुरू कर दिया और बिल्कुल ऐसा माहौल बना दिया जैसे, फिर उसके बाद आप देखिए हरियाणा के अंदर हुड्डा जी के खिलाफ कर दिया, जमीन घोटाला। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने कर दिया भूपेश बघेल के खिलाफ
और उस ऐप कंपनी के बारे में किया, बैटिंग ऐप के बारे में किया, जब आज की तारीख में बैटिंग ऐप से, उसी बैटिंग ऐप से प्रधानमंत्री कार्यालय का संबंध जुड़ रहा है। तो सवाल यह, जो वो थे अपने भूपेश बघेल, उनके बेटे को जमानत भी मिल गई। अशोक गहलोत पे उसके बाद आपने कुछ नहीं सुना, लालू यादव और तेजस्वी यादव पे आपने कुछ नहीं सुना। तो देखिए, ये जैसे इन्होंने पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट को सीज कर दिया था। क्यों किया था? जिससे उनके सारे स्रोत बंद हो जाएं, उनके पास पैसा ना बचे, वो इलेक्शन लड़ने के काबिल ना बचे। देखिए, ये अराजकता की स्थिति जानबूझ के पैदा की जा रही है, और ये पैदा की जा रही है। अच्छा, बाकी लोग तो चलिए, अशोक गहलोत थे, भूपेश बघेल थे, हुड्डा जी थे, ये तो इस सड़क की लड़ाई लड़ने वाले थे नहीं, ये लड़े भी नहीं। लेकिन ममता बनर्जी से अगर आप इस प्रकार का टकराव ले रहे हैं उस प्रदेश से, जो कि आज के तारीख में बिल्कुल बांग्लादेश के और म्यांमार के और बाकी के काफी नजदीक है, और नॉर्थ ईस्ट में वैसे ही आपने उधम मचा रखा है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को देहरादून में जैसे मारा गया, तो ये देख रहे हैं कि मणिपुर के अंदर आप 2 साल हो गया, अभी तक आग नहीं बुझा पा रहे हैं। तो आखिर ये भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के माध्यम से देश में आग क्यों लगाना चाह रही है? भाई, पहले भी चुनाव हुए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड करिए। ईडी का कभी उपयोग कर लेते हैं, कभी सीबीआई का उपयोग कर लेते हैं, कभी चुनाव आयोग का उपयोग कर लेते हैं। अब कल हमने जो चर्चा की निधि, किसी से, मैं तो काफी प्रबुद्ध लोगों से बात कर चुका हूं, और कोई भी मेरी बात का ये जवाब नहीं दे पाया कि जिस भी स्टेट में एसआईआर हो रही है वहां पे वोट 1-1.5 करोड़ कम हो रहे हैं। तो अगर 1-1.5 करोड़ वोट कम हो रहे हैं, इसका माने फर्जी वोटों पे 2024 का चुनाव हुआ था, तो 2024 का चुनाव दोबारा क्यों नहीं होना चाहिए? चुनाव आयोग को क्यों नहीं कराना चाहिए? अच्छा, इस चीज पे इनका कोई ध्यान नहीं है। इस चीज पे इनका क्यों ही ध्यान नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज वहां पर अमेरिका के अंदर भारत के ऊपर, ब्राजील के ऊपर और चीन के ऊपर 500% टैक्स लगाने की अनुमति दे दी है, फाइल पे दस्तखत कर दिए हैं। अब सीनेट के अंदर उसमें निर्णय होगा, क्या नहीं होगा। 50% टैक्स में ही हमारे सारे एक्सपोर्टर्स की हालत खराब हो गई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों की, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वालों की, स्टील इंडस्ट्री वालों की। 500% टैक्स का मतलब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तो तेल खरीदने की स्थिति में नहीं रहेंगे। लेकिन लोगों का ध्यान वहां ना चला जाए। सोनम वांगचुक जेल के अंदर हैं, उनको बेल मिलनी नहीं है, लेकिन यहां पे जो क्रिश्चियंस के चर्चेस के अंदर जिन्होंने उत्पात किया, उन्हें 24 घंटे के अंदर न केवल बेल मिल जाती है, उन्हें मालाएं भी पहनाई जाती हैं, लड्डू भी खिलाए जाते हैं। अच्छा निधि, एक चीज बताओ, अगर हम लोग हिंदू बन जाएं, अगर हम लोग हिंदू बन जाएं जैसे हिंदू ये लोग बने हैं, तो क्या क्रिश्चियंस अगर क्रिश्चियंस बन जाएंगे तो क्या होगा? अगर मुसलमान बन जाएंगे तो क्या होगा? चलिए, भारत के मुसलमान तो नहीं बनेंगे, वो भारत के को प्यार करने वाले हैं, लेकिन अगर इस्लामिस्ट कंट्रीज में, जहां पे इस्लाम के लोग मेजॉरिटी में हैं, अगर वो मुसलमान बन जाएंगे तो हम हिंदुओं का क्या होगा? अमेरिका ने, आपको पता है, नाइजीरिया के अंदर वहां पे जो उन लोगों ने क्रिश्चियंस को मारा, उसके बदले उन्होंने बम्बार्डमेंट करके उनको मार दिया। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप हिंदू इतने, भाई हिंदू हैं हम लोग, 100 करोड़ हैं हिंदुस्तान के अंदर, मेजॉरिटी में हैं, लेकिन हम हिंदू वो वाले हिंदू हैं जो सर्वधर्म समभाव और सबसे मिलजुल के इसलिए रहना चाहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर हमारी जनसंख्या केवल 15% है हिंदुओं की। वी हैव टू को एग्जिस्ट। हमें अमेरिका से भी संबंध सुधारने होंगे, हमें बांग्लादेश से भी सुधारने होंगे, लेकिन बाहर वालों से भी संबंध बिगाड़ते चले जा रहे हैं और अंदर वालों से देश के अंदर भी आंतरिक अशांति पैदा कर रहे हैं। तो जो ममता बनर्जी ने कहा होना नहीं चाहिए, भाई देखिए, जो केंद्र सरकार है वो पिता समान है और राज्य सरकारें जो हैं वो पुत्र समान है। अब आसाम के अंदर अनाउंस कर दिया हम 8,000 रुपए प्रति महिला देंगे, 10,000 रुपए बिहार में देके आपने चुनाव जीत लिया। इसका मतलब यह है कि आप केवल पैसा बांट के और इस प्रकार से ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से चुनाव जीत रहे हैं। अगर पलटवार हो गया तो देश में शांति पैदा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हम तो देश के अंदर शांति चाहते हैं, हम देश के अंदर सद्भाव चाहते हैं। हम ये चाहते हैं भाई, जो चुनाव जीते वो सत्ता में आए और जो हटे, जो हारे वो हट जाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल तानाशाहों की तरह भारत जैसे देश में और उस प्रदेशों में जहां पे बिल्कुल सीमावर्ती इलाके हैं, उत्तराखंड में आग लगी हुई है, उत्तराखंड में सड़कों पे लोग हैं, सैलाब है, महिलाएं जो वहां पे हुआ है उसके बारे में लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। अंकिता भंडारी के बारे में, अंकिता भंडारी का कोई उनको न्याय मिलने की बात नहीं हो रही, बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिल रहा, किसी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। आप जो है केवल
आपका उद्देश्य क्या देश के अंदर केवल चुनाव जीतना है? चुनाव से बड़ा क्या हमारे देश के अंदर हमारी भारत माता नहीं है? तो भारत माता की अगर प्रायोरिटी है, फिर उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रोज बदनाम कर रहे हैं, हमें ऐसा अपमान कर रहे हैं जैसा अपमान तो मैंने अपनी 74 साल की उम्र तक आज तक भारत का होते हुए नहीं देखा है। वो कह रहे हैं कि वो कह रहे थे, मे आई मीट यू सर। अरे मेरा शर्म से झुक गया सिर, और कहने लगे कि ही वांट्स टू प्लीज मी, और मैं इतनी आसानी से प्लीज नहीं होने वाला हूं, और मैं क्योंकि आप जो है झुकना चाहते हैं, आप समझौता करना चाहते हैं। अब ये एक प्रकार की दबाव की राजनीति में फंस रहे हैं, लेकिन विदेश नीति को सुधारने के बजाय, देश की अर्थनीति को सुधारने के बजाय आप जो है केवल इलेक्शन जीतना ईडी-सीबीआई के माध्यम से और चुनाव आयोग के माध्यम से, तो मैं तो निवेदन करूंगा ममता जी ऐसा मत कीजिए, इसका प्रतिकार मत कीजिए। लेकिन हम कैसे रोकें किसी को? अगर तमिलनाडु में ये शुरू हो गया, अगर ये ममता बनर्जी ने शुरू कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के माध्यम से करेगी, वो अपना पुलिस और सीबीआई के माध्यम से करेंगे, और उसके अंदर देश के अंदर बड़ी अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। हमारे देश के अंदर अराजकता की स्थिति ये गुंडे बदमाश करें वो तो समझ में आता है, लेकिन सरकार खुद करे। भाई इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, उसके बाद आप रेड करना शुरू कर देते हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो। दिल्ली के अंदर भी आपने तो ये कार्यक्रम जो आप चला रहे हैं, देखिए देश को एकजुट रखना बहुत आवश्यक है इस समय, क्योंकि दुश्मन नजर गड़ाए बैठे हुए हैं, हमारे देश को तोड़ने के लिए उतारू बैठे हुए हैं, और ऐसे समय में पूरा हिंदुस्तान एक होना चाहिए, 142 करोड़ लोग एक होने चाहिए। इलेक्शन विलेक्शन होता रहेगा, बंगाली और गुजरातियों का झगड़ा होता रहेगा, लेकिन एक मिटजुट होकर अगर हम नहीं रहे तो हमारे देश को इसकी बड़ी कीमत, क्योंकि शेख हसीना का बेटा कह रहा है ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है ये बहुत सीरियस मैटर है, एंड भारत को इसको बड़ी संजीदगी से कुछ नहीं देख रहे। एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, मोहम्मद यूनुस से बात नहीं। ये चाह रहे हैं कि जितने हिंदू वहां पे मरे, यहाँ पे पोलराइजेशन हिंदू का हो जा रहा है, हम इलेक्शन जीत जाए। अरे भैया ममता बनर्जी को कह देना चाहिए, राहुल गांधी को कह रहे हैं, ले लो भैया तुम चलाओ, जीत जाओ, पूरे हिंदुस्तान में शासन कर लो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को संभालो, तुम बांग्लादेश को संभालो। तुम्हारा पूरा का पूरा पड़ोसी देशों से, हर जगह से तुम्हारे संबंध भीषण रूप से खराब हो गए। नेपाल जैसा देश आपको धमका रहा है, चीन जो है वो अरुणाचल पे निगाहें डाले बैठा हुआ है, अमेरिका आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके और मोदी जी का अपमान करने से नहीं चूक रहा है, और मोदी जी के मुंह से एक बात नहीं निकल रही। अरे मोदी जी क्यों नहीं कहते हैं कि मैंने नहीं कहा था, ये मैंने सर नहीं कहा था। भाई सर कहने का कोई औचित्य भी नहीं है, कोई वो मालिक थोड़ी है, कोई बॉस थोड़ी है। भाई हमारे देश में 142 करोड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी अपने देश के 40-50 करोड़ लोगों के राष्ट्रपति हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इंदिरा जी ने तो झटका दे दिया था ना निक्सन को, आपने देखा था बड़े बड़े राष्ट्रपति अमेरिका के जो है छाता लेके राजीव गांधी को हवाई जहाज से उतार के ले जाते थे, और बराक ओबामा कहते थे कि मनमोहन सिंह मेरे गुरु हैं, मैं जब कोई परेशानी होती है इनसे सीखता हूं। हमारी छवि को खराब कर रहे हैं, विदेश की भी ऐसी तैसी बार रहे हैं देश के अंदर। इससे देश के टूटने का बहुत बड़ा खतरा है, जिससे मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं। सदर्न स्टेट से आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, डिलिमिटेशन के माध्यम से उनकी सीटें कम कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया की बढ़ा रहे हैं, बांग्ला भाषियों को आप रोहिंग्या कह रहे हैं, कहीं त्रिपुरा के अंदर उन पे अन्याय हो रहा है, कहीं असम के अंदर उनके अन्याय हो रहा है। अरे उनकी भाषा अगर बंगाली है तो उसका सम्मान होना चाहिए। सनातन सनातन की सनातन का मतलब मछली मत खाओ यार, उनके अपने संस्कार अलग है, उनकी सभ्यता संस्कृति अलग है, उनका खान पान अलग है। मैं अपना खान पान उन पर कैसे थोक सकता हूं? तो यही हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी अव्यवस्था, पूरी अराजकता फैलाने का षड्यंत्र इन लोगों का है। लेकिन मेरी भारत माता क्योंकि घायल हो रही है, इसलिए मैं चिंतित हूं। बिल्कुल सर, और वाकई में ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है जिस प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं चुनाव से ठीक पहले, और ज्यादातर 90% जो कार्रवाइयां होती हैं वो होती है विपक्षी नेताओं पर। और अगर इतनी ही निष्पक्ष संस्था है तो फिर क्यों केवल विपक्षी दलों पर ही हाथ डाला जाता है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। और इस पर जब ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर उनकी पार्टी की डॉक्यूमेंट्स को ले जाने की कोशिश अगर हुई है तो वो उसमें बोलेंगी। और इस पर अब वहां शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया है, ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि वो गुंडागर्दी कर रही हैं। क्या कह रहे हैं वो, छोटा सा बयान उनका दिखाते हैं।
মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেড করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। 2021 সালে তিনি নিজাম প্যালেসে ধর্ণা দিয়েছিলেন সিবিআই অফিসে। ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, সুব্রত মুখার্জিদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। এবং মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন সারদা মামলা নিয়ে রেড হয় সিবিআইর, সেদিনও তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতাতে, ধর্মতলাতে। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্ত বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃ। নিন্দা জানাই এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। সেই ব্যবস্থা তারা আইনের মধ্যে থেকে নেবেন। तो सर, शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि जो ममता बनर्जी हैं वो एजेंसियों के काम में रुकावट डालने का उनका इतिहास रहा है और ममता ने आज जो किया वो जांच में रुकावट डालना था। और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि 2021 में वो सीबीआई ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी थी और स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की कार्रवाई संवैधानिक संस्थानों के काम में सीधा दखल और जांच में रुकावट डालना है। और वो ममता बनर्जी की खूब निंदा कर रहे थे और कह रहे थे अभी इनके घर पर रेड हो तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। इस तरीके के आरोप भी वो लगा रहे थे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि क्या चुनाव से पहले ऐसी कार्रवाइयों को रोकने का क्या कोई रास्ता बचा है? जो ममता बनर्जी ने किया वो सही था या गलत आपको लगता है? नहीं, देखिए, जो ईडी सीबीआई ने किया वो भी गलत था, जो ममता बनर्जी ने किया वो भी गलत किया, लेकिन गलत दोनों को नहीं करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रहित पे ये नहीं है। इस प्रकार की अराजकता राष्ट्रहित पे नहीं है। अब देखिए, सरकारी काम में बाधा डालने का क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? ईडी सीबीआई अगर, जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, अगर उसमें अमल करते हैं तो सरकारी काम में बाधा डालने पे तुरंत अरेस्ट होता है। क्या ममता बनर्जी को अरेस्ट करेंगे? देखिए, हम मैनेजमेंट में पहले भी मैं कह चुका हूं, हम लोग हमेशा जो निर्णय लेते हैं उसके रिपरकशंस देखते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। ए करूंगा तो ये होगा, बी करूंगा तो ये होगा, सी करूंगा तो ये करूंगा, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा लाभ दिखता है, कम हानि दिखती है, वो मैं काम करता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हित में। यही प्रधानमंत्री को करना चाहिए, यही ममता बनर्जी को करना चाहिए। अब आप सोचिए, जरा इमेजिन कीजिए, अगर मान लीजिए ममता बनर्जी को अरेस्ट कर लें तो बिहार के, ये बंगाल के अंदर स्थिति क्या होगी? देश अस्थिर हो जाएगा कि नहीं? आपको पता है कि ये होगा, क्योंकि मानी बात है कि स्टालिन तमिलनाडु के अंदर एक तमिल अस्मिता का प्रश्न है, बंगाल के अंदर एक बंगाली अस्मिता का प्रश्न है। उस बंगाली अस्मिता को आप ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? अच्छा, हर जगह आप देख रहे हैं कि हर जगह चुनाव में आप उसके पहले आप रेड करना शुरू कर देते हैं, फिर संवैधानिक संस्था की बात करते हैं। तो भैया ये बताइए, आपको अगर ये जानकारी थी तो आपने 2 साल पहले कर लेते, या इलेक्शन हो जाने दीजिए उसके बाद कर लीजिएगा, जो भी करना है आपको कर लीजिएगा। मामला ये 5 साल पुराना मामला है जिसको फिर से अभी उजागर किया गया। अब वो एक आईपीएस अधिकारी तुम्हारे लखनऊ के हैं, अमिताभ जी, उनको 20 साल पुराने केस में अरेस्ट कर लिया। सोनम वांगचुक ने, क्योंकि उन्होंने विरोध किया गांधीवादी तरीके से, तो उनको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, इन चीजों में चिंता है, ये डरा रहे हैं लोगों को। अच्छा, ये हमको डरा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रम्प इनको डरा रहे हैं। भाई देखिए, हमारे जितने भी लोग हैं जो हमारे शुभचिंतक नहीं है, होता ही है, आप जानती हैं, शुभचिंतक जो नहीं है, जो हमारे विरोधी हैं, वो चाहते हैं कि घर के अंदर झगड़ा हो और झगड़े का फायदा वो उठाएं, वही कर रहे हैं वो। आप ये बताइए कि अगर ये जो काशी के अंदर हुआ था जापानी कपल फैमिली के साथ, या जो रायपुर में हुआ था, या जो बरेली में हुआ था, या इंदौर में हुआ था, जहां जहां भी हुआ था, अगर उनको कड़ा दंड देते आप, तो डोनाल्ड ट्रंप शायद 500% टैरिफ लगाने की बात ना करता, क्योंकि आप चढ़ा रहे हैं। अभी तक तो आप इस्लामिक कंट्रीज को चढ़ा रहे थे, अब आप क्रिश्चियन कंट्रीज को, अमेरिका को, और अमेरिका को आप जानते ही हैं
वो भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, व्हाइट सुप्रीमेसी, क्रिश्चियन सुप्रीमेसी, वो उनका आपका बिल्कुल एक प्रतिरूप है। जैसे आप हैं, बिल्कुल आपके बड़े भाई वो हैं। आप हिंदू हिंदू हिंदू, अरे यार मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू रहूंगा, मरते दम तक हिंदू रहूंगा, हमेशा हिंदू रहूंगा। लेकिन मैं ये जो हिंदू के नाम पे भारत माता के साथ तुम अत्याचार कर रहे हो, इसका मैं सहयोगी नहीं हूं, क्योंकि इससे देश का नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है। आज शेयर मार्केट गिर गया, अभी तो चलिए आज पता चलेगा कल क्या होगा इसका। और अगर ये टैरिफ 500 पैसे का मान लीजिए इंप्लीमेंट हो गया, हम क्रूड ऑयल के लिए तरस जाएंगे। तो भक्तों को भी, और ये ईडी सीबीआई को भी सोचना चाहिए, सरकारी अधिकारी हैं, ममता बनर्जी को भी सोचना चाहिए, वहां के लोगों को भी, एक परिवार है, परिवार में एडजस्ट करके एक दूसरे से मिलजुल के भारत के इंटरेस्ट में आपको काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप कन्फ्रंटेशन करेंगे तो वो कन्फ्रंटेशन अशोक गहलोत ने छोड़ दिया, ममता बनर्जी नहीं छोड़ने वाली है, और सीमावर्ती इलाका है। आप यहाँ पे अंकिता भंडारी के मामले में तो आप बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहे, मुंह खोल ही नहीं रहे। कितनी विस्फोटक स्थिति है उत्तराखंड के अंदर। क्या सीबीआई जांच करके जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, और जो भी उसमें दोषी पाया जाए, कितना बड़ा भाई वीआईपी हो, उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। बाकी लोगों को तो आप पकड़ के गोली मार देते हैं कि ये रेपिस्ट था, इसको मार दिया, और वहां बुलडोजर आपने चला दिया, जिससे कि वैसे कहीं बुलडोजर नहीं चलाते हैं, और वहां पे आपने बुलडोजर इसलिए चला दिया कि एविडेंसेस खत्म हो जाए। तो देखिए अन्याय गलत है। देखिए मैं तो एक अध्यापक हूं, मैं तो ये मानता था क्लास के अंदर, और मैं भी जब स्टूडेंट था, तुम भी जब स्टूडेंट रही होगी, तुम्हें सोचती होगी, या माता पिता के साथ भी, हम माता पिता से ये एक्सपेक्ट करते थे कि अगर हमने कोई गलती की है दंड दो। हमने बुरा नहीं माना, मैंने कभी बुरा नहीं माना अगर अम्मा ने मेरी 4 थप्पड़ लगाए तो, क्योंकि गलती की है तो। लेकिन अगर मैंने गलती नहीं की है, गलती तो भाई ने की है या बहन ने की है, और पीठ मुझे तो मैं विरोध करूंगा। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता को, गुरु को, राजा को, वैद्य को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन से असंतोष पैदा होता है। और ये कार्यवाही करके, और ममता बनर्जी ने उसको हाईलाइट कर दिया। आज के तारीख में बंगाल के अंदर क्या स्थिति होगी, आप 4PM के लोगों को भेजिए, वहां का जनमानस जो है वो ये समझेगा कि हमारे यहाँ ईडी ने रेड नहीं किया, गुजरातियों ने रेड किया, और ये बंगाली गुजराती की अस्मिता मेरे देश के लिए नुकसानदायक हो जाएगी, जो मैं कतई नहीं चाहता। गुजराती भी हमारे घर के हैं, बंगाली भी हमारे घर के हैं, तमिल वाले भी हमारे घर के हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले भी हमारे घर के हैं, हम एक परिवार हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आप देश तोड़ेंगे तो हम विरोध करेंगे। बिल्कुल सर, विरोध जायज भी है। दूसरी बात ये कि इस समय देश में दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो दूसरा क्या सबसे बड़ा मुद्दा वो दूषित पानी को लेकर के चल रहा है, और इसको लेकर के अब एक रिपोर्ट सामने आई है और उस पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दरअसल रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट, जो कि बताती कि भारत का 70% पानी दूषित हो चुका है। लेकिन बीजेपी की जो सरकारें हैं वो देश की जनता को केवल फिजूल की बातों में जो उलझाए हुए हैं, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने क्या कहा है उनका जहर हम रोज भुगत रहे हैं दिल्ली में, पानी में जहर आपके सामने है, दवाइयों में रेबीज के इंजेक्शन में मिलावट, कॉफ सिरप में मिलावट, पनीर में मिलावट, हर चीज में जहर। और अगर कुछ कसर रह गई तो भाजपा के नेताओं की जुबान में जहर। ये किस तरह का अमृतकाल है, यह आपके सामने है। और आप जैसे पत्रकार अगर सवाल पूछें तो कैलाश विजयवर्गीय की भाषा आपने सुनी, बदतमीजी, गाली गलौज, आदत ही खत्म हो गई पत्रकारिता की इन लोगों को। ईमानदार पत्रकारिता की आदत, नरेंद्र मोदी ने उस आदत की हत्या कर दी है। आप लोग अब पूछ ही नहीं सकते हैं, पूछते हैं तो यह जवाब मिलता है, ये गालियां सुननी पड़ती हैं आप लोगों को। मुझे बड़ा बुरा लगता है आप लोगों के लिए, लेकिन लड़ना पड़ेगा, सवाल फिर भी पूछने पड़ेंगे। विजयवर्गीय तो गाली देते हैं, मोहन यादव गाना रहे हैं, मस्ती में चूर हैं। और अजीब सा कि अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में दिखती है, जिसका खामियाजा छोटे छोटे बच्चों को, 6 महीने का बच्चा भी उसमें शामिल है, को भुगतना पड़ रहा है। मिर्च कहता है, मन कुछ और कहता है, मुख्यमंत्री गाना गाता है। यह हाल मध्य प्रदेश का बना हुआ है, जहां 18 महीने छोड़ दीजिए कमलनाथ जी की जो सरकार आई थी, पिछले कई सालों से लगातार
सरकार है। और जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी की एक रिपोर्ट वो बता रही है कि 70% पानी भारत का दूषित हो चुका है। हमें और आपको अलग अलग विवादों में व्यस्त रखने के पीछे की साजिश ये है कि असली मुद्दे, मिलावट के मुद्दे, दवाइयों में मिलावट के मुद्दे, कफ सिरप के मुद्दे, जहरीले पानी के मुद्दे, ये सब मुद्दे सामने न आए, मेन स्ट्रीम में न आए, डिबेट्स का हिस्सा न बने, राजनीतिक विमर्श का हिस्सा न बने। तो सर आपने सुना, और आपको नहीं लगता कि जो ये ईडी की कार्रवाई हो रही है, जो चुनाव दर चुनाव हो रहे हैं, चुनाव तो साल भर चलते रहते हैं, लेकिन अगर लोगों की जान जा रही है, छोटे-छोटे मासूम बच्चों की जान जा रही है, तो इस पर ध्यान देने की बजाय बीजेपी जो है वो जनता को फिजूल की बातों में उलझाई रही है, और ना तो ताकि इन सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा ना हो सके। पर ये जो बिजली की समस्या, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे स्वच्छ हवा की समस्या हो, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, ये देने में असफल है सरकार, तो फिर उसके बाद बाकी के मुद्दे कहाँ जाते हैं? देखो निधि, मेरे हिसाब से अगर चिकित्सा और शिक्षा के पहले इंपॉर्टेंट है शुद्ध पानी और शुद्ध हवा। भाई अगर हमें शुद्ध पानी हवा मिलेगा तभी तो हम जी पाएंगे, तभी तो हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, तभी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम अपने देश के लिए, भारत माता के लिए कुछ कर पाएंगे। अरे शिक्षा और स्वास्थ्य तब होगा जब हमें सारे दिन 15 सिगरेट मजबूरन पीनी पड़ती हैं, इसके बावजूद कि हम सिगरेट नहीं पीते। क्या आप जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने बिल्कुल वहां पे हवा को शुद्ध कर दिया, चीन के अंदर भी दूषित हवा थी ना, इतना ही AQI था ना, कैसे कम किया उन्होंने? उनसे बुला के आप चर्चा नहीं कर सकते क्या? राष्ट्र हित में चर्चा नहीं कर सकते क्या? अमेरिका, यूरोप के अंदर नदियां बिल्कुल ऐसी हैं कि आप जाके पानी पी लीजिए चुल्लू भर के, एक कागज का टुकड़ा और एक पत्ता नहीं दिखाई पड़ेगा आपको पानी के अंदर। हमारे यहाँ अगर आप किसी भी नदी में चले जाएंगे और उसमें अगर ड्रेजर लगाएंगे तो पता चलेगा कम से कम हजारों ट्रक कूड़ा उसके अंदर पड़ा मिलेगा। तो क्या इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते आप? और ये पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, 80% जगह पे तो सीवर ही नहीं है, सीवर लाइन ही नहीं है। गांवों के अंदर तुम्हारा भी जो गांव होगा ओरिजिनली, जब पूछना वहां सीवर पड़ी है क्या? नहीं पड़ी है। तो जितना भी ये ह्यूमन एक्सक्रीटा है और जितनी गंदगी है कहाँ जाती है? जमीन के नीचे जाती है, और उसी से कुएं से और ट्यूबवेल से आप पानी को खींच के पी लेते हैं। वहां तो RO वगैरह बहुत कम लोग लगाते हैं ना। अरे हमारे बचपन में हम तो चुल्लू से पानी लेके पिया करते थे, सरकारी नल पे हाथ लगा के अपना ऐसे हाथ बनाते थे और पानी पी लेते थे। हम लोग बीमार नहीं पड़ते थे क्योंकि वो कांग्रेस का शासन था। आज के तारीख में हवा दूषित है, पानी दूषित है, पेपर लीक हो रहे हैं, 4 साल की नौकरी करेंगे अग्निवीर की, अगर वो शादी कर लेंगे तो उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा। खुद 75 साल के बाद भी आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बने रहें, और इधर उधर ईडी सीबीआई की रेड करा के ईडी सीबीआई के अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि आप सरकारी अधिकारी हैं। और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप आज के तारीख में, आपको पता होगा फिनलैंड में बहुत बड़ा जुलूस निकला, उन्होंने कहा लीव अवर नेशन इंडियंस, सारा का सारा क्रोध। एक मैं आज सुबह देख रहा था एक पॉडकास्ट सौरभ मुखर्जी का। सौरभ मुखर्जी एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और पूरे इंटरनेशनल मैटर्स में एक्सपर्ट हैं। आज उनका एक पॉडकास्ट में देख रहा था, उन्होंने कहा कि जैसे आपने भारतवर्ष में माइनॉरिटीज को निशाना बना के मेजॉरिटी को वोट के लिए इस्तेमाल किया है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर, और उनका टारगेट कौन है? उनका टारगेट कौन है? उनका टारगेट मुसलमान नहीं है, उनके टारगेट इंडियंस हैं। इंडियंस कारण क्यों है? क्योंकि अमेरिका के अंदर जो पैसा है लोगों के पास, जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी जायदादें वहां एस्टेब्लिश कर ली, वो इंडियंस हैं। तो उन्होंने वहां के व्हाइट लोगों को ये मैसेज दे दिया है कि इंडियन जो है तुम्हारे जॉब्स और तुम्हारे बिजनेस पे कब्जा कर रहे हैं, और वहां वो हेट्रेड शुरू हो गई है, वहां हेट क्राइम शुरू हो गया, वहां हिंदुओं के और इंडियंस के खिलाफ हो गया है, बाकी लोगों के खिलाफ नहीं हुआ है, इंडियंस के खिलाफ हुआ है। तो ये नहीं समझ रहे आप, देश के अंदर अगर क्रिश्चियंस के क्रिसमस पे बवाल करेंगे और मुसलमानों को परेशान करेंगे तो बांग्लादेश में हिंदू मारे जाएंगे और अमेरिका के अंदर परेशानी होगी। लेकिन आपको केवल राजनीतिक जीतना है, केवल इलेक्शन जीतना है, आपको भारत माता के हितों से कोई मतलब नहीं है, ये निष्कर्ष निकलता है। वरना ममता बनर्जी एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठी हुई हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। भूपेश बघेल भी चीफ मिनिस्टर थे,
अब बिना बात के लिए उन्हें ऐप में लगाया, इलेक्शन के पहले उन्हें बदनाम किया, उनके बेटे को अरेस्ट किया, बाद में सब खत्म। अब कोई बात करता है भूपेश बघेल की ऐप महादेव एक्ट कौन सा ऐप है उसके बारे में कोई बात करता है क्या? आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पे अब कोई केस चल रहा है क्या? इलेक्शन के पहले केस चला दो, फिर उन्हें जेल भेज दो, फिर उन्हें बदनाम कर दो, संजय सिंह को भेज दो, मनीष सिसोदिया, फिर भूल जाओ। आम आदमी पार्टी में अब कोई बात नहीं करता। अच्छा, जहां इलेक्शन होता है वहां रोहिंग्या पहुंच जाते हैं। अच्छा, जहां पे इलेक्शन हो चुका होता है वहां से रोहिंग्या पता नहीं कैसे चले जाते हैं। मतलब ये इतना चमत्कार हो, लेकिन राष्ट्रहित में नहीं है। जो ईडी सीबीआई ने किया अमित शाह जी के डायरेक्शन पे, वो भी राष्ट्रीय हित में नहीं है, और जो ममता बनर्जी कर रही है वो भी राष्ट्रीय हित में नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी जो कर रही है वो एक प्रकार से चैलेंज कर रही है, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है। वो कहती हैं अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करने के बाद देश का नुकसान होगा या फायदा, ये मोदी जी और अमित शाह सोच लें। बिल्कुल सही बात है सर। देखते हैं कि बंगाल की राजनीति किस ओर जाकर के थमती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।